हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो आपके 4 चैप्टर हो चुके हैं, आज हमें 5वां नंबर चैप्टर देखना है। तो ये आपकी सीरीज चल रही है हिस्ट्री की, जो कि आपका 6 से पूरा 12 तक चलेगा। जल्दी से जल्दी 1-2 महीने में ख़त्म हो जाएगा पूरा 6 से 12 तक। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपको पूरा भूगोल यानी आपको पूरा 6 से 12 तक का भूगोल मैंने आपको पूरा करवा दिया है। 6 से 12 तक का भूगोल मैंने पूरा करा रखा है। तो प्लेलिस्ट में आपको सीधा सीधा मिल जाएगा, जाइए देखिए। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा का पूरा भूगोल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको साइंस देखनी है तो साइंस देखिए, 6 से 10 तक का कंप्लीट साइंस मैंने करवा दिया है। आपका एक एक पॉइंट करवाया हुआ है, तो उसको जाके देखिए। चलिए अब देखते हैं आगे। आज हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो चलिए हिस्ट्री देख लेते हैं। तो आपका हिस्ट्री का क्या है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य। यानी इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या है, एक बच्चा है, चुनाव का दिन था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटी सी कहानी दी हुई है, देखिए। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतनी उत्साहित क्यों हैं वोट डालने के लिए। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर भी बच्चा चिंतित है। तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। कुछ लोग जो थे वो शासक कैसे बने। ठीक है, पहले तो शासन नहीं होता था, पहले कुछ प्रॉपर राजा नहीं था। फिर धीरे धीरे स्थिति कैसे आई कि एक राजा हो गया, वो हम पे शासन कर रहा है। कैसे बनी है स्थिति, तो इस चीज़ के बारे में इधर पे बताया गया है। देखिए, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों को चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे? पहले तो चुनाव नहीं होता था ना। पहले क्या था, चुनाव नहीं होता था, तो लोग बाग कैसे राजा बनते थे, कैसे शासक बनते थे? हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। आज भी तो यह स्थिति है, हम लोगों द्वारा ही तो जो है अपने नेता चुने जाते हैं। वही चीज़ पहले थी, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बड़े बड़े यज्ञ किए इन लोगों ने। ठीक है, अभी यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ के बारे में बताया हुआ है ना। तो राजा बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे। ठीक है, बड़े बड़े यज्ञ हुए तो लोग बाग उनको राजा बोलने लगते थे कि अच्छा, मतलब शक्तिशाली है, यज्ञ करवाएगा। वही अश्वमेध यज्ञ तो वही लोग करवाता, वही राजा करवाता था जो अपने आप में शक्तिशाली खुद को मानता हो और राजा भी उसको शक्तिशाली मानते हों। ठीक है, तो देखिए, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन है। इसमें घोड़ा को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण यानी स्वतंत्र तरीके से छोड़ दिया जाता है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करवाना होगा। उसे जो अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा से क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। यानी सीधी सी बात है, अगर घोड़ा रोका, ठीक है, तो आपको युद्ध करना पड़ेगा। अगर घोड़ा नहीं रोका तो इससे माना जाएगा कि जो राजा यज्ञ करवा रहा है उससे आप कमज़ोर हैं। ठीक है, इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। वो जो राजा थे उनको बुलाया जाता था। ठीक है, यज्ञ में यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। ठीक है, यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। अब ये उपहार का तो ऐसा है, देखिए कि आज भी हम किसी के बर्थडे में जाते हैं, एनिवर्सरी में जाते हैं तो गिफ्ट ले जाएंगे। जब किसी के घर जाएंगे तो गिफ्ट ले जाएंगे, तो ऐसे ही पहले होता होगा। ठीक है, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। जो रथ चलाता था वही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। वो जो सहचर था, तो वहाँ पे कैमरा तो है नहीं कि कैमरा लगा हुआ है, लाइव चल रही चीज़ें, सब कुछ था नहीं उस समय पे। तो जो सहचर होता था, जो उसका सारथी होता था, वो देखता था। ठीक है,
वो देखने के बाद राजा की विजयों का और उसके गुणों का गान करता था, गाया करता था। ठीक है, राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखना भर था। जो आमंत्रित करके, जिनको हम निमंत्रण करके राजाओं को बुलाते थे, वो उनका काम क्या था? सिर्फ आप यज्ञ देखो बैठ के, ठीक है, यज्ञ देखो आप। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव करता था, साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जो शूद्र थे उनको सब अनुष्ठानों में नहीं बिठाया जाता था। ठीक है, बण, अब बण क्या था इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर पे देखिए, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद की रचना आपकी कहाँ हुई? व्यास सतलज के पास, यानी सिंधु नदी के पास। पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब जो 3 और ग्रंथ थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ये कहाँ रचे गए? क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत था, तो ये गंगा यमुना के किनारे रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए गए। ठीक है, ये क्या कहलाए गए? उत्तर वैदिक ग्रंथ। अब आपको एग्जाम में पूछ ले कि इनमें से कौन सा ग्रंथ उत्तर वैदिक नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? ऋग्वेद। ठीक है, और आपसे पूछे सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद। ये आपके 4 ग्रंथ हो गए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज के कई समूह थे, जिसमें पुरोहित आते थे, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। तो ये समूह थे समाज के, जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। ठीक है, कृषक कुछ अच्छे जमींदार होंगे, अच्छी ज़मीन वाले होंगे, व्यापारी अच्छा खासा पैसा उनको मिलता होगा, व्यापारियों को बड़े बड़े व्यापारी होंगे। ठीक है, तो अच्छे धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे, धन के बिना थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया। कौन कौन से थे? जिन्हें बड़ कहते हैं। 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें बड़ कहते हैं। तो प्रत्येक बण के अलग अलग अपने कार्य निर्धारण थे, और कार्य के अनुसार ही बणों में बांटा गया इन लोगों को। पहला वर्ग था, जो बण था वो था ब्राह्मण, सबसे ऊपर माना जाता था इसको, सबसे बड़ा। उनका काम वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन तथा यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलते थे। ठीक है, आज भी तो पंडित जी आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, हम उन्हें चढ़ावा देते हैं, पैसा देते हैं, तो ये उपहार ही तो है। ठीक है, दूसरा स्थान शासकों का था। पहले तो क्या हो गए? ब्राह्मण, फिर आए क्षत्रिय। क्षत्रिय करते थे शासन, शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम था युद्ध करना। ठीक है, और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर थे विश्व या वैश्य। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ कर सकते थे। ठीक है, और बड़ों में अंतिम स्थान था शूद्रों का, जिनको सबसे नीचा बड़ माना जाता था। इनका काम अन्य 3 बड़ों की सेवा करना था। ठीक है, इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। ये लोग यज्ञ नहीं करवा सकते थे। प्रायः औरतों को भी शूद्रों में रखा गया। अब यहाँ पे औरतों की सम्मान की बात करें तो यहाँ पे बहुत स्थिति गिर चुकी थी। औरतों को शूद्रों में रखा जाता था, यानी सबसे नीचे रखा जाता था। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। बताइए आप, आज भी तो कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है ना। तो ये स्थिति थी यहाँ पे महिलाओं की। पुरोहितों के अनुसार सभी बड़ों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जन्म के आधार पर, अगर आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं तो आप ब्राह्मण ही कहे जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप शूद्र परिवार में जन्म ले लेते हो और ब्राह्मण बन जाए, तो ऐसा कैसे होगा? नहीं होगा ना, वंशानुगत होती हैं ये चीज़ें। ठीक, पुरोहितों के अनुसार सभी बड़ों का निर्धारण जन्म के आधार पर किया जाता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी, और बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था, इनको छुआ नहीं जाता था। जो लोग शव दफनाते हैं,
मैला ढोते हैं, शवों को जलाते हैं। ये लोग कैसे थे? अपवित्र थे। उस समय पे इन लोगों को छुआ नहीं जाता था। अब इतनी तो अकल थी नहीं कि काम काम होता है, छोटा है या बड़ा। इतनी समझ होती तो फिर ये सब चीज़ें क्यों होती? नहीं होती ना। चलिए आगे देखिए। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस बड़ व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ लोगों ने नहीं माना कि ब्राह्मणों ने ऐसा कह दिया तो हम मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। देखो, राजा को यहाँ पर सेकंड नंबर पर रखा गया, पुरोहित से नीचे। लेकिन राजा बोले नहीं, श्रेष्ठ हम हैं, हम पंडित की बात नहीं मानेंगे, ठीक है, ब्राह्मण की बात हम नहीं मानेंगे। तो कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर बड़ निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। जैसे शूद्रों को, महिलाओं को निकाल दिया, अलग कर दिया, अनुष्ठान नहीं कर सकते ये लोग। तो अपनी अपनी सोच समझ है ना। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप की पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जनपद, चलिए देखते हैं आगे जनपद, ठीक है। अब देखेंगे जनपद क्या होते हैं। जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा हो गए, ठीक है। क्या हुआ कि जो अब जन के राजा थे वो अब जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, ठीक है। जहाँ बहुत सारे जन बसेंगे तो उस स्थान को हम कहेंगे जनपद, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। जहाँ जहाँ लगा कि यहाँ जनपद थे, पुरातत्वविद गए, उनकी खुदाई की तो कुछ चीज़ें मिली, ठीक है। क्या हुआ? सामान मिला कुछ पुराना, अवशेष मिले। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा प्रमुख स्थान है महाजनपद के। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियाँ तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। कितनी सारी फसलें उगाते थे, कौन कौन सी? चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों, ये सब फसलें उगाते थे। चलिए आगे देखते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए कितना सुंदर मिट्टी का जो है आपका मिट्टी का बर्तन बना हुआ है, ये मिला हुआ है। और इधर पे आप देखिए इसमें डिजाइन बनी हुई है डिजाइन। तो बनाते थे लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। क्या होता था? कुछ मिट्टी के बर्तन बनाते थे जो कि धूसर और लाल रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहते हैं, ठीक है। जैसा कि इनके नाम से ये स्पष्ट है कि इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। या तो चित्रकारी क्या है आपकी सरल रेखाओं में है, या फिर तरह तरह की अपनी आकृति बना दी, ठीक है। लोगों ने बना रखी है तरह तरह की आकृति। अब हम बात करते हैं महाजनपद। तो आपके कुल महाजनपद जो है 16 हैं। इसमें कुछ आपके दिए गए हैं। चलिए एक बार जो, हाँ इधर पर मैप में दिया गया है। चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैप देखेंगे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। पहले तो जैसे क्या होता है, छोटा शहर होता है, कस्बा होता है, गांव होता है, फिर उससे बड़ा शहर होगा, फिर आपको राजधानी मिलेगी, आपको राज्यों की राजधानियां मिलेंगी, राज्य मिलेंगे, फिर आपको जो है हमारे देश की राजधानी मिलेगी। तो इसी प्रकार से पहले चीज़ों को बांट रखा था, ठीक है। अब जो ये बड़े बड़े थे महत्वपूर्ण जनपद थे, इनको महाजनपद कहा गया। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है, चलिए देख लेंगे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। आज भी आपके राज्य हैं, राज्य की राजधानी है। यूपी है का क्या है इसकी राजधानी? लखनऊ, ठीक है। एमपी भोपाल, ठीक। तो इस प्रकार से पहले भी होता था। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई। राजधानी इसकी सुरक्षा की जाएगी क्योंकि जो राजा के द्वारा दूसरे राजा के द्वारा आक्रमण होगा वो डायरेक्ट राजधानी पे होगा, ठीक है। अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची इमारतें बनवाई गई, सुरक्षित किया गया, किलेबंदी की गई राजधानी की।
ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। चलिए इसको पहले हटाइए, पहले इसको देखिएगा। महाजनपद इसमें जो दिखाए गए हैं, महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद। देखिए, तक्षशिला जनपद, उज्जैन जनपद, हस्तिनापुर जनपद, वैशाली, मगध, कौशाम्बी, तो ये महाजनपद दिखाए गए हैं जो कि पूरे 16 हैं, बड़े बड़े महाजनपद। ठीक है, आगे देखिए क्या बता रखा है कि कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती होगी। आज भी जब हम कोई काम करते हैं, काम छोटा हो या बड़ा, लेकिन पहले उसकी योजना बनाते हैं ना। आज हमें किसी का बर्थडे मनाने भी जाना है, उसको सरप्राइज देना है, तो पहले 4 लोग बैठ के हम लोग क्या करेंगे? पहले 4 हम लोग बैठ के आराम से बढ़िया सी योजना बनाएंगे। तो पहले केक लेना है, फिर गिफ्ट लेना है, पूरी योजना बनाते हैं। कोई भी छोटे से छोटा काम हो, योजना तो बनती है आपकी बैठ के। ठीक है, तो वहाँ तो दीवार बनाना होता था बड़ी सी, और दीवार बनाएंगे तो क्या है, पहले बड़ी ऐसी व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी, और लाखों की संख्या में ईंटों, पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था, कच्चा माल। ठीक है, दीवार बनाने के लिए कच्चा माल। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया, बहुत ज़्यादा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती थी। चलिए आगे देखिए। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरी साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में किया जाता था। ठीक है, मतलब जैसे अब काम कर लिया स्त्री पुरुषों ने, परिश्रम हो गया, अब उसका शाम को पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो पहले सिक्के चलते थे आहत वाले, यानी आपके ऐसे मोहर लगे सिक्के, तो वो देते थे लोग बाग। तो वही चीज़ तो कह रहे हैं कि भुगतान आहत सिक्कों से करते थे, है ना। तो देखिए इसको, ये दीवार आपकी बनी हुई है, कौशाम्बी किले की दीवार आपकी दिखाई गई है। कौन से किले की? कौशाम्बी के किले की। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिला हुआ है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल में हुआ था। बताइए आप, 2500 साल में एक भाग का निर्माण, हद होती है ना। पहले थोड़ी ना आप मशीनें चलती थी। चलिए आगे देखिए। कर, टैक्स, जिसको आज हम टैक्स बोलते हैं। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। क्या होता था, जो महाजनपद थे इनके राजा आपके विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। उपहार से जिंदगी चलती है क्या? तो अब इन लोगों को क्या लगा कि अब कर, यानी अब हमें टैक्स वसूलना चाहिए। तो अब टैक्स की बारी आई। अब देखिए कौन कौन से टैक्स कहाँ कहाँ लगाए जाते थे, है ना। देखिए देखो, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे। फसलें महत्वपूर्ण थी क्योंकि बिना खाने का किसी का नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। इस कर का नाम क्या था? भाग। तो किसानों पर जो कर लगाया जाता था वो भाग लगाया जाता था, और 1/6 लिया जाता था। 1/6 हिस्सा फसल का राजा ले लेते थे कृषक से। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसा कि एक बुनकर, लोहार और सुनार को राजा के लिए महीनों में 1 दिन काम करना पड़ता था। अब देखिए इधर पर कर का क्या है, जब हम 1 महीने काम करेंगे तो 1 दिन पूरा काम हमें राजा के यहाँ फ्री में करना होता था। किसको? बुनकर को, लोहार को, सुनार को। तो वो अपना कर चुक जाता था। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। क्या देंगे? पशुपालक या तो कुछ जानवर दे आएंगे, जानवर ना दे के उत्पाद ज़्यादा देते थे। जैसे जानवर से दूध मिलता है तो दूध कर के रूप में दे देंगे, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती थी। मछलियाँ पहले लोग बाग खाते थे, अगर मछली का पालन करते हैं तो मछलियाँ दे आएंगे। ठीक। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। जिसका जो काम था उसको वही चीज़ कर लगती थी, है ना। आखेटक तथा खाद्य संग्रह राजाओं को क्या देते होंगे? आखेटक शिकारी थे, शिकार करते थे, तो जो शिकार करते थे वही चीज़ दे आते होंगे।
खाद्य संग्राहक, खाना इकट्ठा करते थे लोग, फल फूल वगैरह, जड़ी बूटियां वगैरह, तो वही चीज़ देते होंगे जाके। कृषि में परिवर्तन, समय के अनुसार कृषि में परिवर्तन हुआ। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल में आसानी से जोता जा सकता था। लोहा और लकड़ी में अंतर है भाई, मजबूत होता है लोहा। अब यानी जो खेत जोता जाता था वो आराम से, आपका जो उसमें लोहे का फाल लगा होगा तो आराम से जुताई अच्छी होगी, है ना। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा, लोगों के धान के पौधों का रोपण शुरू किया। पहले ज्ञान नहीं था, धीरे धीरे लोगों का कृषि का और ज्ञान बढ़ा। धान का पौधा ऐसे ही आप बो दोगे, धान तो अच्छी फसल नहीं देगा, लेकिन रोपण करके बोओगे तो अच्छी फसल देता है। अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण किया जाता था। धान का रोपण तो आपको पता होगा ना, पहले तो ऐसे ही बीज का छिड़काव कर दिया जाएगा पूरी ज़मीन पर। अब जब छोटा छोटा पौधा ऐसे निकल आएगा तो उसको इकट्ठा करके फिर उस पौधे को दूसरे खेत में जाके लगाया जाएगा, तो ये होता है धान का रोपण। इससे धान की फसल बहुत अच्छी होती है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। पहले पौधा मर जाता था ऐसे ही छिड़काव करने के बाद। अब धान का पौधा जब लगेगा, जब उसका जो है रोपण किया जाएगा तो एक बड़ी ऐसा आपका स्पेस छोड़ा जाएगा, है ना। उस स्पेस की वजह से फसल अच्छी होगी। जब छिड़काव से फसल होगी तो वो बेकार सी होगी, क्योंकि वो स्पेस नहीं बन पाएगा। एक एक बीज तो हम रखेंगे नहीं, जाके ऐसे ही फेंक देंगे। लेकिन रोपण में क्या होता है, एक एक पौधा अच्छी तरीके से लगाते हैं। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इससे कमर तोड़ परिश्रम लगता था। खेती किसानी में देखो परिश्रम तो लगता है, पहले भी लगता था, आज भी लगता है। एक काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर यानी कमकार करते थे। भूमिहीन खेतीहर मजदूर यानी खुद के पास खेत नहीं है तो दूसरे के खेत में जाके काम करेंगे हम, है ना। और दास दासी तो उनकी क्या है, जायदाद होती थी, जो चाहे वो करवाएंगे। आगे देखिए, सूक्ष्म निरीक्षण मगध राज्य का दिया हुआ है। मगध आपका आज कहाँ है, आज का बिहार आपका मगध है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थीं। अब नदियों के आपके जो है क्या था, नदियां बहती थीं तो किस चीज़ के लिए महत्वपूर्ण थी, किस चीज़ का के उपयोग में आ जाती थी। तो एक तो यातायात के लिए नदियों का उपयोग था, जल वितरण, जल का वितरण, जल इधर से उधर दूसरे राज्यों में पहुँचेगा। दूसरी बात, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। पानी चाहिए, उपजाऊ चाहिए, बाढ़ आएगी तो बाढ़, जो नदियों के किनारे का क्षेत्र बाढ़ वाला होता है उसमें जो आपकी फसल होती है बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है वो। मगध का एक हिस्सा जंगलों में भरा था। मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें भी थीं। मगध की बात कर रहे हैं ये सब चीज़ों की। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी था। कौन? लोहे का अयस्क, है ना। आगे देखिए, मगध में तो बहुत ही शक्तिशाली, मगध में तो इधर पे देखिए, मगध में तो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। एक तो बिम्बिसार था, एक था अजातशत्रु, है ना। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक निकला मगध का। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया। बहुत फैलाया महापद्मनवम ने, महापद्मनंद, है ना। बिहार में राजगृह, जिसको आज हम राजगीर कहते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बन गई, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं। तो आधुनिक और पुराने नाम याद करना जरूरी है, पूछ लिया जाएगा। राजगृह, राजगीर, पाटलिपुत्र, पटना। आगे देखिए, 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता गया। भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच किया तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। क्यों? वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल तथा रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। ठीक है, सिकंदर
राजा के जो सैनिक थे वो इस बात से डर गए मगध में आने से कि इनके पास शासकों की पैदल बहुत सेना है, रथ हैं और हाथी हैं, बहुत बड़ी सेना बना रखी है। चलिए आगे देखेंगे। अब हमने मगध के बाद बज्जी गणराज्य के बारे में पढ़ेंगे। बज्जी भी आपका एक जो था बड़ा सा शक्तिशाली राज्य था। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। आज वैशाली भी बिहार में है, मगध भी बिहार में है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गणया संघ कहा जाता था। हर राज्य की अपनी अपनी शासन व्यवस्था पहले भी अलग थी, आज भी अलग होती है ना। जहाँ जो राजा जैसी शासन व्यवस्था चलाना चाहेगा वैसी चलेगी। तो मगध की अलग थी, बज्जी की अलग थी। देखिए आगे, गण तथा संघ में कई शासक होते थे, है ना। वहाँ पे एक शासक था, यहाँ पे अलग अलग शासक रहेंगे छोटे छोटे हिस्से बना के। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास, कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। इनका तो कुछ माना ही नहीं जाता था, है ना। इनको तो उस चीज़ में रखा ही नहीं जाता था, स्त्रियां, दास और कम्मकार को, कि ये लोग कुछ कर सकते हैं। इधर पे देख लीजिए क्या है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। जब एक समूह रहेगा अच्छा खासा, उसको हम गण कहेंगे। संघ अर्थात संगठन होता है, सवाल। देखिए बुद्ध तथा महावीर, जिसके बारे में कक्षा अध्याय 6 में पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे बाद में, पहले इसको देख लीजिए। दोनों ही गण या संघ से संबंधित है, बुद्ध और महावीर। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो एक बार इसमें देखिए, बॉक्स में दिया हुआ है। बज्जी संघ का यह वर्णन दीघनिकाय से दिया गया है। दीघनिकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। करीब 2300 वर्ष पहले लिखा गया था। दीघनिकाय 2300 वर्ष पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और बज्जी संघ के बारे में देखिए। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। दूसरी बात उन्होंने बोली, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे। बुद्ध का कहना है पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, तब तक ये लोग उन्नति करते रहेंगे, जो कि बज्जीवासी थे। ठीक है, और चीज़ें, बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। यानी सब चीज़ें अच्छी अच्छी बोली बुद्ध ने। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। चैत्य आपके रहने की जगह होती थी, है ना। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो बज्जीवासी उन्नति करेंगे, ये चीज़ बुद्ध ने बोली। आगे देखिए, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। ठीक है, इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। गुप्त शासक भी आए, पढ़ेंगे आगे इनके बारे में। तो अध्याय 10 में पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे, जब पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। अन्यत्र क्या दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अन्यत्र इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ, अन्यत्र में आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, है ना। और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और महत्वपूर्ण जो शब्द दिए होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन आंसर वीडियो में, Q&A में, है ना। Q&A में बताऊंगी। जैसे ही आपका कक्षा 6 का हिस्ट्री ख़त्म होगा, कक्षा 7 का हम हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे और प्लस कक्षा 7 के हिस्ट्री के साथ साथ कक्षा 6 का क्वेश्चन आंसर भी स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए। और अब मिलेंगे कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।